प्राचीन काल में भारत के मध्य में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यपुर के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, साहस और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। सूर्यपुर एक ऐसा राज्य था जहां चारों ओर हरियाली थी। नदियां, पहाड़ और घने जंगल इसकी शोभा बढ़ाते थे। राजा विक्रमादित्य एक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान शासक थे, जिनका शासनकाल सूर्यपुर के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता था। उनकी रानी, रानी चंद्रप्रभा, उनकी बुद्धिमानी और दयालुता में उनका पूरा साथ देती थी। उनके एक पुत्र थे, राजकुमार यशोवर्धन, जो अपने पिता की तरह साहसी और नन्हा होने के बावजूद समझदार था। विक्रमादित्य का शासनकाल शांति और समृद्धि का प्रतीक था। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। हर सुबह वे राज दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका तुरंत समाधान करते। उनकी नीतियां निष्पक्ष थी और उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और संतों का सम्मान होता था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सूर्यपुर का यह सुखमय समय हमेशा नहीं रहने वाला था। एक दिन राज दरबार में एक दूत ने आकर सूचना दी कि पड़ोसी राज्य कृष्णगढ़ के राजा काल सिंह ने सूर्यपुर की सीमा पर हमला करने की योजना बनाई है। काल सिंह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा था, जो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने सूर्यपुर की समृद्धि और शक्ति को देखकर जलन की भावना पाल ली थी और उसका इरादा सूर्यपुर को अपने अधीन करने का था। विक्रमादित्य ने इस खबर को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने सेनापति वीरसेन और सलाहकारों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। वीरसेन ने सुझाव दिया कि युद्ध की स्थिति में सूर्यपुर की सेना तैयार है, लेकिन विक्रमादित्य युद्ध से पहले शांति का रास्ता आजमाना चाहते थे। उन्होंने काल सिंह को एक पत्र भेजा जिसमें शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन काल सिंह ने पत्र का जवाब देने के बजाय सूर्यपुर की सीमा पर छोटे मोटे हमले शुरू कर दिए। विक्रमादित्य को अब समझ आ गया था कि युद्ध अपरिहार्य है। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने गांवों और कस्बों में सैनिकों को तैनात किया ताकि कोई भी हमला होने पर तुरंत जवाब दिया जा सके। साथ ही उन्होंने अपने गुप्तचरों को काल सिंह के राज्य में भेजा ताकि उसकी योजनाओं का पता लगाया जा सके। इसी बीच राजकुमार यशोवर्धन, जो अभी केवल 16 वर्ष का था, अपने पिता के साथ युद्ध की तैयारियों में शामिल होना चाहता था। लेकिन विक्रमादित्य ने उसे समझाया कि युद्ध का समय अभी नहीं आया है और उसे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यशोवर्धन ने अपने पिता की बात मानी, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह अपने राज्य की रक्षा में योगदान देगा। एक दिन जब विक्रमादित्य अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, एक संत उनके पास आए। संत का चेहरा शांत और तेजस्वी था और उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। संत ने कहा, राजन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। सूर्यपुर की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से होगी। विक्रमादित्य ने संत की बातों को ध्यान से सुना। संत ने आगे कहा, जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक रहस्यमय शक्ति छिपी है। यदि तुम उस शक्ति को प्राप्त कर लो तो तुम्हारा राज्य अजय हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। संत ने यह कहकर एक नक्शा विक्रमादित्य को दिया और चुपचाप चले गए। विक्रमादित्य ने इस रहस्यमयी संदेश को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सलाहकार महामंत्री विदुर को इस बारे में बताया। विदुर ने सुझाव दिया कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन विक्रमादित्य का मन कह रहा था कि संत की बात में सच्चाई है। उन्होंने फैसला किया कि वे स्वयं जंगल में उस मंदिर की खोज करेंगे। विक्रमादित्य ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना और रहस्यमयी था। वहां जंगली जानवरों का खतरा था और रास्ता कठिन था। कई दिन और रात की यात्रा के बाद वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी जिसके सामने एक तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता था। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस तालाब में एक रत्न है जिसे सूर्य रत्न कहा जाता है। ये रत्न अपने धारक को अपार शक्ति और बुद्धि प्रदान करता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा ये थी कि जो भी सूर्य रत्न को प्राप्त करना चाहता है उसे तालाब में उतरना होगा और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। विक्रमादित्य ने बिना हिचकिचाए तालाब में प्रवेश किया। जैसे ही वे पानी में उतरे, उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। ये दृश्य उनके अतीत का था, जब उन्होंने एक गलत निर्णय लिया था जिसके कारण कई निर्दोष लोग मारे गए थे। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अपने गलत निर्णयों का पछतावा। विक्रमादित्य ने उस दृश्य को देखा और अपने मन में संकल्प लिया कि वे भविष्य में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, तालाब का पानी चमकने लगा और उनके हाथ में सूर्य रत्न प्रकट हो गया। पुजारी ने कहा, राजन, तुमने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और उससे सीख ली। अब ये रत्न तुम्हारा है। सूर्य रत्न लेकर विक्रमादित्य सूर्यपुर लौट आए। इस बीच काल सिंह ने सूर्यपुर पर हमला कर दिया था। वीरसेन और सूर्यपुर की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन काल सिंह की सेना बहुत बड़ी थी।
विक्रमादित्य ने सूर्य रत्न की शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने एक चतुर रणनीति बनाई जिसमें उन्होंने कालसिंह की सेना को जंगल में ललकारा, जहां सूर्यपुर की सेना को भूगोल का लाभ था। युद्ध के दौरान राजकुमार यशोवर्धन ने भी चुपके से युद्ध में भाग लिया। उसने अपने पिता की रणनीति को समझा और एक छोटी टुकड़ी के साथ कालसिंह के शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले ने कालसिंह की सेना में भगदड़ मचा दी। विक्रमादित्य ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी सेना के साथ कालसिंह को घेर लिया। कालसिंह, जो अपनी शक्ति पर घमंड करता था, अब हार के कगार पर था। उसने विक्रमादित्य से माफी मांगी और शांति की याचना की। विक्रमादित्य ने अपनी दयालुता दिखाते हुए कालसिंह को माफ कर दिया, लेकिन उससे वचन लिया कि वो कभी भी सूर्यपुर पर हमला नहीं करेगा। युद्ध के बाद विक्रमादित्य को जब पता चला कि यशोवर्धन ने युद्ध में भाग लिया था, तो वे क्रोधित हुए। लेकिन जब उन्होंने उसकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानी सुनी, तो उनका गुस्सा गर्व में बदल गया। उन्होंने यशोवर्धन को गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो।